वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक और लेक्चर आपके सामने है एंड दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शुरू करने से पहले चलो देखते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहली पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द मेटल जो कि एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, यानी वो पोटेंशियल का डिफरेंस जो कि मेटल और उसी के आयन जो कि सॉल्यूशन में हैं उनके बीच में जो क्रिएट हो रहा है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये तो हो गई डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है। लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं एक बार फिर कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज किसी भी सॉल्यूशन को हम कंसीडर करते हैं। सपोज एक कंटेनर है जिसमें हमने कोई सॉल्यूशन ली है और सॉल्यूशन में कोई भी मेटल आयन पड़ा है। यू कैन सी द M पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। ये जो मेटल आयन सॉल्यूशन में पड़ा है इसी सॉल्यूशन में मैंने एक मेटल की प्लेट डिप कर दी है और ये मेटल की प्लेट जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया है। देखना ये होता है कि जब भी किसी मेटल को उसी की सॉल्यूशन के टच में लाया जाएगा तो फिर ये मेटल जो कि एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जा रहा है ये अब क्या टेंडेंसी रखता है। क्या ये मेटल के एटम आयनाइज होकर सॉल्यूशन में आने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब इस मेटल के ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है, या फिर सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होकर न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब कि क्या इस मेटल के आयंस का रिड्यूस होने का पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज को जीरो करने का टेंडेंसी है। अब मेटल की दो ही पोटेंशियल हो सकते हैं, या तो वो ऑक्सीडाइज होगा जब वो मेटल अपने आयंस के टच में होगा, या फिर वो मेटल जो होगा वो रिड्यूस होगा जब वही मेटल अपने आयंस के टच में होगा। या तो मेटल से एटम जो होंगे आयनाइज होकर सॉल्यूशन में आएंगे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर आयन सॉल्यूशन में वो न्यूट्रलाइज होने के लिए इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेटल के पोटेंशियल दो ही होंगे। अब देखना यह है कि इस सारे मामले को डिस्कस कैसे किया जाए, पर इससे पहले कुछ बातें हम क्लियर कर लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयन। नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन मतलब कि मेटल जो है उसकी नेचर क्या है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और उनके आयंस कि वो आयंस ज़्यादा बनने की टेंडेंसी रखते हैं या आयंस न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। वो डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उस मेटल की नेचर और उस आयन की नेचर पे। और दूसरा जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन जो है हमने जो ली हुई है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। उसकी कंसंट्रेशन भी वेरी करती है। मिसाल के तौर पर अगर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मेटल के एटम सॉल्यूशन में नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन जो है ये भी अफेक्ट करती है, और साथ साथ में एक और चीज़ अफेक्ट करती है। नाउ दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर। आप जानते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से भी कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ता है, तो इस तरह से इनडायरेक्टली टेम्परेचर जो है ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए एक बात ये कतई ज़रूरी है कि किसी भी एलिमेंट का जो पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन, कि उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसी भी सिंगल एलिमेंट को लेकर उसी की सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए, हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक कि उस एलिमेंट को हम किसी न किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें। तो किसी भी एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए हमेशा कंपैरिजन की जाती है, और कंपैरिजन करने के लिए हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम लिखते हैं SHE, इन शॉर्ट यू कैन से शी। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये कैसे काम करता है, ये इसकी कंपोजिशन क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो ज़रा देखें, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन ली है और 1 मोलर सॉल्यूशन ली है सल्फ्यूरिक एसिड की, और इसके अंदर हमने एक प्लेटिनम की प्लेट है जो एक ग्लास की एक ट्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है, और उस ट्यूब के साथ एक साइड ट्यूब ये है जिसमें हाइड्रोजन गैस को कंटिन्यूसली 1 atm प्रेशर पे इंजर्ट किया जाता है, और जिस टेम्परेचर पे सारा सिस्टम रखा हुआ है वो टेम्परेचर कौन सा है, 25। तो याद रखें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किया जाता है वो तब मेजर किया जाता है जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो। इसी वजह से हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
जो कि 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है यूज़ किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कहलाता है, वो इस वजह से क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है इस प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड दिस प्लेटिनम प्लेट जो होती है दैट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन एंड बिहेव लाइक अ हाइड्रोजन रादर देन प्लेटिनम। तो इस वजह से कि दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जब भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ किसी दूसरे एलिमेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि हाइड्रोजन के मुकाबले में उस एलिमेंट की एबिलिटी क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपसे मैं ये कहूँ कि भाई ये एक रफ स्केच डायग्राम है सपोज टू बी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ठीक है, और एक तरफ मैं रखता हूँ जिंक इलेक्ट्रोड को और एक तरफ मैं रखता हूँ कॉपर इलेक्ट्रोड को, तो बारी बारी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करो। अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक तरफ हमने जिंक लिया है और एक तरफ हमने कॉपर लिया है, अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ कनेक्ट करेंगे तो जिंक की एबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की देने की होती है, तो मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है बनस्पत हाइड्रोजन के। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जिंक की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा है तो जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। पर कॉपर जो है जब उसको हम हाइड्रोजन के मुकाबले में रखेंगे तो फिर कॉपर की जो टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की है। मतलब कॉपर के जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करते हैं, तो आयन जो थे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है उसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, जबकि कॉपर का जो है वो रिड्यूस होने का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ कि अगर हाइड्रोजन का पोटेंशियल जीरो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो उसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है तो फिर बाकी एलिमेंट का क्या होगा, बाकी एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो उनकी एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो दैट्स द वे हाउ वी आर कैरिंग आउट दिस टॉपिक। तो चलते हैं एक स्टेप और आगे जरा देखें। अब किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और आईयूपैक सिस्टम ने क्या तरीका हमें बताया है, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो बातें हो रही हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, एक तरफ रिडक्शन हो रही है। तो अगर मैं फर्स्ट करो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो कोई भी मेटल लाइक दिस इलेक्ट्रॉन लूज किया, आयनाइज हुआ, ये हुए इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए, तो इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें नोट करना हो तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम नोट कैसे करेंगे। हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। मेटल जो था न्यूट्रल वो आयनाइज हुआ, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है। लेकिन अब इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर लिया तो जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम ई के ऊपर एक जो है डिग्री की साइन देते हैं जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम कहेंगे भाई एम न्यूट्रल था वो आयनाइज हुआ बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ये इस मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा क्योंकि इसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की थी। दूसरी तरफ अगर रिडक्शन की बात करें जहां पर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम पॉजिटिव टू एम तरफ आएगा कि आयंस न्यूट्रलाइज हुए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो फिर एम पॉजिटिव आयन जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ क्योंकि उसकी चार्ज खत्म हो गई। तो सिर्फ स्टैंडर्ड को लिखने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ई, उसके ऊपर साइन कौन सी दी जाती है, डिग्री की साइन दी जाती है। तो ये बात भी आपके नॉलेज में रहे। आईयूपैक सिस्टम ने कहा कि अब डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं उनकी तो डिफरेंट एबिलिटी होती है। कोई इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है, कोई एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होते हैं उनके रिड्यूस होने का पोटेंशियल है। अब हम करें क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज को फॉलो करें या रिडक्शन पोटेंशियल की। तो आईयूपैक सिस्टम ने उसका एक हल निकाला है। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखी है कि आईयूपैक सिस्टम फॉलो ओनली रिडक्शन पोटेंशियल। आईयूपैक सिस्टम कहता है कि अब किसी भी एलिमेंट का सिर्फ आपने रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, अगर कोई एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो वैसे ही हम लेंगे। अब ये कैसे होगा तो जरा देखें। लिखा है कि
सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं दे आर नाउ टेकन एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब IUPAC सिस्टम ने कहा कि एलिमेंट के सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेने हैं, तो किसी भी एलिमेंट का जो भी स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अब सिर्फ उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी हमें पता है कि जिंक का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन का है, क्योंकि जिंक न्यूट्रल जो था वो आयनाइज होता है 2 पॉजिटिव आयन में, तो उसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल जब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया तो हमें वैल्यू मिली 0.76 वोल्ट, क्योंकि ये इसके ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये उसके ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है, ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है। लेकिन अगर इसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है, लेकिन IUPAC कहता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमने नहीं लेने, हमने तो सिर्फ एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। तो हमने एक तरीका बनाया है कि जब न्यूट्रलाइज जिंक आयनाइज हुआ था बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर डिग्री की साइन दी और फिर हमने क्या किया, हमने जिंक 2 पॉजिटिव आयन को पहले लिखा और जिंक न्यूट्रल को बाद में लिखा। मतलब जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें कि आयन जब न्यूट्रलाइज होंगे, रिड्यूस होंगे, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका पोटेंशियल यही होगा 0.76, पर जो साइन प्लस की थी वो साइन बाद में क्या की जाती है, चेंज की जाती है, अपोजिट साइन रखी जाती है, माइनस की साइन रखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑक्सीडाइज होने का या रिड्यूस होने का है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल है तो उसके ऑक्सीडाइज होने की जो पोटेंशियल की जो भी वैल्यू जिस साइन में होगी, पॉजिटिव में होगी ऑक्सीडाइज होने की साइन, तो उसको नेगेटिव कर दिया जाएगा, नेगेटिव में होगी तो उसको पॉजिटिव कर दिया जाएगा, साइन चेंज कर दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बात सबको समझ आनी चाहिए कि जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं, और वो भी रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल में हमें सिर्फ साइन को चेंज करना होता है। तो इसी पॉइंट को लेकर हम एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी ECS। व्हाट यू कॉल दिस वन, ECS। तो चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। अभी हमने देखा कि हम जब भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, पर हम ये भी तो जानते हैं कि हर एलिमेंट के रिड्यूस होने का पोटेंशियल सेम तो नहीं होता, किसी का ज़्यादा और किसी का कम होता है। तो जब हम उन एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को लेकर अगर एलिमेंट को हम एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करें तो ये जो हमें अरेंजमेंट मिलेगी, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखें कि एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसी अरेंजमेंट जो होगी उसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है एलिमेंट्स की जिसमें एलिमेंट को हमने अरेंज किया होता है ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी पहले वाले वो एलिमेंट होंगे जिनके रिड्यूस होने का पोटेंशियल कम होगा, बाद वाले वो एलिमेंट आएंगे जिनके रिड्यूस होने का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यानी टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट के रिड्यूस होने का पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। यानी शुरू के एलिमेंट ऑक्सीडाइज होंगे, बाद के एलिमेंट जो होंगे उनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अगर हम इस केस में आप देख सकते हैं कि मैंने एक जो एलिमेंट मैंने लिया है वो लिया है हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल जो होता है वो स्टैंडर्ड लिया जाता है एज ए 0। तो कुछ एलिमेंट्स मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिखे हैं, उसमें फर्स्ट भी लिखा है, लास्ट भी लिखा है, उसके बीच के एक दो एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं। तो अब चलो देखते हैं कि इन एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या हैं। अब आप देखें कि लिथियम आयन टू लिथियम न्यूट्रलाइज होगा, रिड्यूस होगा, तो उसके रिड्यूस होने का जो पोटेंशियल है वो माइनस में 3.05 है। जिंक जो है, जिंक न्यूट्रलाइज होगा तो इसका पोटेंशियल माइनस में 0.76 है, यानी रिड्यूस होने का पोटेंशियल माइनस में है क्योंकि ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल इनका ज़्यादा है। आयरन, जब फेरस आयन से आयरन बनेगा तो इसकी वैल्यू माइनस 0.54 वोल्ट, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट लिखे इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं वो माइनस में है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन से नीचे आएँ तो हाइड्रोजन से नीचे आएंगे तो आप देखें कि कॉपर की वैल्यू 0.34 है, सिल्वर की वैल्यू 0.8 वोल्ट है, फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं 2.87 वोल्ट है।
तो हाईएस्ट वैल्यू जो है और लीस्ट वैल्यू जो है वो इसी रेंज में रहती है 0.35 एंड 2.87। शुरुआत नेगेटिव से हुई और एंड पॉजिटिव पे हुई। अब याद रखो कि वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं और वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या करना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो माइनस में इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट हैं, जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किए जाएंगे तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की एबिलिटी रखते हैं, तो यहां पर प्लस इलेक्ट्रॉन लिखता हूं। दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दे आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन। तो इसी सीरीज में जब एलिमेंट रखे जाते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि जितना एलिमेंट ऊपर होगा वो उतना कम रिड्यूसिंग पावर रखता होगा। रिड्यूसिंग पावर से मुराद ये है कि वो अपने आप को कम से कम रिड्यूस करता होगा, और जैसे जैसे नीचे आ जाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी कम और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसी बात को लेकर मैं आखिरी पॉइंट पे जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनेंगे कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू कैन सी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लूज करने की एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की जो एबिलिटी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक, एक बात ये भी याद होनी चाहिए, एक बात ये भी याद होनी चाहिए कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन दे आर used as anode in the electrochemical cell and metals below the hydrogen are used as a cathode in the electrochemical cell। आप जानते हैं इस पूरी सीरीज में आप देख सकते हैं कि जिंक ऊपर लिखा है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिंक जो है वो एज ए एनोड यूज होता है, और आप पढ़ चुके हैं कि कॉपर एज ए कैथोड यूज होता है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिंक कॉपर सेल जिसको डेनियल सेल कहा था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद रखें कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में metals replaces another metal lying below in electrochemical series। मतलब अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो इसमें जिंक ऊपर है और कॉपर की पोजीशन नीचे है। तो किसी भी कंपाउंड में कॉपर जो होता है उसको जिंक रिप्लेस कर सकता है। आपको याद होगा हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था तो मैंने शुरुआत की थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जिसमें कॉपर के आयन थे, और इसमें हमने जिंक की रॉड डिप की थी। ये जिंक की रॉड हमने उसके अंदर डिप की थी। आपको याद होगा कि जिंक जो होता है वो कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है, और कॉपर प्रेसिपिटेट होता है इन द गोल्डन ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है वो ऊपर आता है, और कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कम से कम जिंक से नीचे आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिप्लेसमेंट ऑर्डर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। जो एलिमेंट ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले एलिमेंट का रिप्लेस करेगा। So that's the way how we are discussing this topic. That's it for now. Thank you.